हेलो गाइज, कैसे हो आप? होप यू गाइज आर गुड। माय नेम इज आलोक सिंह। करेंटली आई एम स्टडिंग इन VIT सिंदरी। सो मैं आज जेंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC लेक्चर 02 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि मेक श्योर गाइज आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे, क्योंकि मेरे भाई आप लेक्चर सारे कहानी या एपिसोड की तरह देखोगे तो ये तो कहानी नहीं चल रही है कि आप लोगों को समझ में आए, ये तो एजुकेशन की वीडियो है। सो आप प्लीज मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे पावर के साथ, पूरे एनर्जेटिक वे में। सो टुडे टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। और सेकेंडली मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा ग्रुप्स, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आइसो, नियो, टर्सरी और सेकेंडरी के बारे में। आइसो किसको बोलते हैं, नियो किसको बोलते हैं, टर्सरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं। तो स्टार्ट में करूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो लेट्स स्टार्ट। लोग डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली तीन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। फर्स्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकेंडली स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी दो होते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और थर्ड जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे मॉडर्न, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हो गया आपका C4H10, C5H12, C6H14। ये सारे क्या होंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे। और याद रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई होते हैं, साथ में आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। तो यही होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल मतलब समझते हो ना, दो एटम का मिलना, दो एटम का मिलना, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो वैसे ही आप लोग 10th में पढ़े होंगे ना मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, तो वही हम लोग लिखे कॉम्पैक्ट वे में C4H10। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में पहले समझते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे कि नाम में ही आप लोगों को लग रहा है कि ये कंडेंस्ड वे में लिखा होगा, एकदम कॉम्पैक्ट वे में। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये देखिए C4H10 को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसे लिखे? C4H10 को सिंपल ऐसे लिख दिए। अब एक कंडेंस्ड में कैसे लिखेंगे? इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं H3C, CH2, CH2, CH3। देखिए कार्बन 4 है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, तो 3 2 5 2 7 3 10 10 है ना, हाइड्रोजन भी 10, कार्बन 4। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, C4H10 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऐसे, और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला में ऐसे। अब रहा बात एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला में कैसे करेंगे, तो इसी को हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, मतलब खोल देंगे। तो खोल दीजिए इसको, तो इसको हम लोग खोल देंगे तो कैसे होगा? CH ऐसे खोल दिया। याद रहे कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करना चाहिए। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो यानी वैलेंसी सेटिस्फाई करना चाहिए। 4 है तो 4 हम लगा देंगे, सब जगह देख लीजिए 4 4 है। सो याद रहे वैलेंसी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये नहीं कि 3 बॉन्ड लगा दिए हो गया। तो एक्सपेंडेड का एग्जाम्पल ये होगा और कंडेंस्ड का एग्जाम्पल ये होगा। ठीक,
आप लोग ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। अब रहा बात लास्ट, जो कि बॉन्ड लाइन नोटेशन, सबसे मॉडर्न और सबसे यूज होने वाला बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो लिखा है कि देयर विल बी अंडरस्टूड दैट कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट इन पीक, डेप्थ एंड एक्सट्रीम। कार्बन हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होंगे पीक पे, डेप्थ पे और एक्सट्रीम पे रिप्रेजेंट होंगे। जैसे कि C4H10 को मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऐसे लिखे, स्ट्रक्चरल फार्मूला में कंडेंस्ड वे में ऐसे लिखे और एक्सपेंडेड वे में ऐसे लिखे। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन वे में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। C4H10 से ही समझते हैं, तो इसको ऐसे सिंपल कर देते हैं। तो याद रहे हम क्या बोले, पीक पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, डेप्थ पे कार्बन, एक्सट्रीम पे कार्बन, ठीक। और याद रहे एक्सट्रीम पे ऑलवेज कार्बन रहेगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक। अब रहा बात कार्बन हाइड्रोजन, भाई तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करना चाहे तो अभी 2 है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, सिंपल 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए, ठीक। यहाँ पे कितना 1 है, अभी तो 3 लगा देते हैं। यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लगा दो। लगाते नहीं है, बस ये अंडरस्टूड है, इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं। अपना याद रहे, इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं C4H10 को। C4H10 को ऐसे लिख देते हैं सिंपल। अब याद रहे कि अपना कार्बन क्या होगा, पिक पे होगा, डेप्थ पे होगा, एक्सट्रीम पे होगा, और कार्बन हाइड्रोजन, और रहा बात वैलेंसी सेटिस्फाई करना है तो वैलेंसी सेटिस्फाई कर देना। और एक्सट्रीम पोजीशन पे कार्बन रहेंगे, ये अंडरस्टूड है। तो इतना आप लोग इसमें याद रखिएगा, ठीक। C4H10 को जैसे आप C5H12 को कैसे लिखेंगे, तो C5H12 को 5 कार्बन का बना दीजिए बॉन्ड, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कार्बन है, पीक डेप्थ एक्सट्रीम पे कार्बन है, ये अंडरस्टूड है, और हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई है, ये सारा कुछ अंडरस्टूड है इसमें। ये नहीं कि अपना बैठा के देख दिए तो थोड़ा ख़राब लगेगा, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बनाया था, थोड़ा ऑड लग रहा था, इस कारण सिंपल साफ में ऐसे लिख दो C5H12 को। सो आई थिंक इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से और इसको बेहतर तरीके से क्लियर करते हैं। सो यहाँ तक आप लोग नोट करिए तब तक, ठीक, यहाँ तक नोट करिए, आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन दूंगा, आप उसको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिख कर दिखाइएगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिख कर दिखाइए। कुछ एग्जांपल देता हूं, उसको लिखिए। जैसे फर्स्ट इसका बना के दिखाइए, सेकेंड इसका बना के दिखाइए, थर्ड ये बनाइए, फोर्थ ये बनाइए, फिफ्थ आप लोग ये हो गया, ये हो गया, ये बना कर दिखाइए। ये 4, ये 5 अभी तक, ये 5 आप बना कर दिखाइए। मैं भी बनाता हूँ साथ में, आप भी बनाइए कॉपी में, ठीक। जैसे यहाँ पे हम क्या बोले थे, एक्सट्रीम पोजीशन पे कार्बन रहता है, ये अंडरस्टूड है, तो यहाँ कार्बन बैठा दीजिए आप लोग, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, और बीच में जो बॉन्ड है बॉन्ड अपना दिखा दिए, ठीक। यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन अंडरस्टूड है। अब रहा बात हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, तो यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगा देंगे।
जैसा है वैसा ही मैंने उतार दिया। ठीक, अब रहा बात इसमें देखते हैं ये क्या है, पिक, डेप्थ, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे सब पे कार्बन बैठा दो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक, अब रहा बात वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ कितनी ज़रूरत है, तो 3 लगा दिए। यहाँ पे कितनी ज़रूरत है, 2। यहाँ पे कितनी ज़रूरत है, 2। और यहाँ पे कितनी ज़रूरत है, 3। हो गया। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखना आसान है। अब जैसे ये दे दिया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, आपसे बोल दिया ये लिखिए, तो आप लिख नहीं दोगे, इससे इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो जैसे इसको अब लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पिक पे है, डेप्थ पे है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम सब जगह कार्बन बैठा दो, तो CH3, H3C, CH2, CH2, CH3, इसी तरह इसमें बैठाओ। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक ही कार्बन बैठेगा, ठीक, क्योंकि चारों बैलेंस सेटिस्फाई है। तो H3C, CH2, CH2, CH3, H2C जो भी है, यहाँ पे CH3, CH2, CH3 हो गया। सारा वैलेंसी सेटिस्फाई है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने में भी। इसमें भी आसान है, आराम से H2C हो जाएगा, CH2, CH2, ये भी क्या हो गया, CH2 हो गया। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन से कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना बहुत आसान है। सो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं क्लियर है तो मैं कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ, घर से बना कर लाइएगा, घर पे बना लीजिएगा। लाइए कहाँ से, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट, मैंने कुछ बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं, इसको आप बनाइए। और इसमें कुछ ये 4th नंबर और 5th नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे अक्सर बच्चे फंसते हैं। सो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ये सब आई थिंक आप लोग ये दोनों तीनों क्वेश्चन बना लेंगे, ये दोनों मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप भी बनाइएगा, ठीक। तो डिस्कस करता हूँ ये वाला, देखिए। तो यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, ठीक। तो देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना होगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, यानी 3 पॉइंट है, तो 3 कार्बन हम बैठा देंगे। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे तो वैलेंसी सेटिस्फाई है, यहाँ पे वैलेंसी लगा दो। अब रहा बात यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट। मेनली आपको पॉइंट चूज करना है कहाँ पे होगा, इस कारण बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पॉइंट है, यानी 2 कार्बन यहाँ पे है, जो पॉइंट पे पॉइंट होंगे वहाँ पे कार्बन रहेगा। तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो बैठा दो H3C, C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो उसके बाद आप लोग सारे में वैलेंसी सेटिस्फाई देख लीजिए कि सब में वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यानी आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। ये भी बन गया, ये भी बन गया, और ये सारा कुछ आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि बताइए इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। ये सारे कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को बोलेगा। सो हम लोग पहले इसको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिख लेंगे, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बता देंगे, कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। आप लोग जानते होंगे ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा एंड 2
पाई बॉन्ड, ये तो आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में ही पढ़ना था। और डबल बॉन्ड को अल्कीन बोलते हैं। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होते हैं, इतना तो पता होगा। और रहा बात सिंपल सिंगल बॉन्ड रहा, सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से, कैलकुलेट, बोलेगा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन रिंग, या कुछ भी पूछ सकता है, टोलिन या कुछ भी पूछ सकता है आप लोग, उसमें आप कैलकुलेट करके बताइए बेंजीन में या टोलिन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। तो उस वहाँ जाने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड, इतना आप लोगों को पता होगा। अब रहा बात, यहाँ भी क्वेश्चन आता है अंदर में कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड से। अब ये क्यों होता है तो आप लोगों को आगे पता चलेगा, जब हम रेजोनेंस पढ़ाएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि पाई बॉन्ड क्यों वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड अपना क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में रहता है, इधर उधर नहीं घूमता, जबकि ये क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होता है मनचला होता है, मतलब लोफर टाइप होता है, घूमते रहता है चारों तरफ, रेजोनेंस में घूमते रहता है। ये यहाँ जाएगा, जंप करेगा, फिर यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ जंप करेगा, एक दूसरे से चारों तरफ मतलब घूमते रहेंगे। तो इस कारण ये क्या होता है, वीक हो जाता है, मतलब घूमते रहता है। मान लो तुम घूमोगे तो अनस्टेबल फील करोगे कि नहीं। मान लो एक आदमी स्थिर बैठा हुआ आराम से, कोई टेंशन है नहीं, कुछ नहीं, तो वो स्टेबल फॉर्म में है, ठीक, तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ। जबकि तुम क्या है, मान लो तुम कहीं घूम रहे हो, पूरा एकदम मस्ती कर रहे हो, ये कर रहे हो, पूरा एनर्जी अपना वेस्ट कर रहे हो, यानी जैसे ये पाई बॉन्ड अपना घूम रहा है, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल फील करोगे कि नहीं आप लोग। तो इसी तरह ये क्या होगा, ये जो होता है पाई बॉन्ड अनस्टेबल फील करता है, इस कारण ये वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड, दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन रिंग। तो ये जो दिया है बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में दिया है बेंजीन रिंग, ठीक, बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में दिया है। तो इसको हम लोग पहले कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखेंगे, देन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि सिंगल बॉन्ड जब रहेगा उसको हम लोग, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। जबकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होता है। तो चलिए हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ तक नोट कर लो, तब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, आगे भी क्वेश्चन दूंगा, आप लोग बना के आइएगा, ठीक। तो मैं ये यहाँ पे करता हूँ, तो इसको मैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी लिखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ये क्या होता है, बेंजीन होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक, आप लोग जानते होंगे C6H6 इसका फार्मूला होता है। तो सब जगह हम लोग कार्बन बैठा देते हैं, कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में, अल्टरनेट पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ठीक। अब रहा बात, अब सब जगह हाइड्रोजन बैठा दो, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने बैठेंगे, 1, क्योंकि
3 बॉन्ड ऑलरेडी है, एक बॉन्ड और ज़रूरत है वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड और यहाँ भी एक बॉन्ड। तो आप लोगों को अब अच्छे से दिख रहा होगा कि कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। तो देखिए डबल बॉन्ड में मैंने क्या बताया था, एक सिग्मा एक पाई, तो कितना डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है यानी 3 पाई होगा। तो यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई और बाकी क्या होगा, सारा सिग्मा होगा। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा। तो टोटल कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब आप लोग देखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितना है, 3 है। तो टोटल कितने हुए यहाँ पे, टोटल नहीं, कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा 12 एंड पाई बॉन्ड कितना हुआ, 3। तो यही आंसर होगा। तो आप लोग मेरे को इस क्वेश्चन में बताइएगा कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, घर से बना के लाइएगा। आप लोग बना के लाइए कि आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हो सके तो डिस्कस करूँगा, टाइम मिले तो, टाइम मिला तो डिस्कस करूँगा। बट इसमें बता दीजिएगा कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। फिर इसमें बताइएगा आप लोग कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। इसको मैं टोलिन बोलता हूँ, आप लोग जान लीजिए, इसको टोलिन बोलते हैं। 3 क्वेश्चन ही बनाइए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पे, क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, आप लोग डेफिनेटली कर पाएंगे। ग्रुप्स की ओर, ग्रुप का रोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके नोमेनक्लेचर और कन्वर्जेंट टाइप क्वेश्चन में। ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के ग्रुप होते हैं, आइसो ग्रुप, नियो ग्रुप, टर्सरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। इसको हम लोग समझते हैं आखिर क्या होता है। तो फर्स्टली मैं डिस्कस करूंगा आइसो ग्रुप के बारे में, देन नियो, देन टर्सरी, देन सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। किसको है ये देख लीजिए। तो फर्स्टली मैं डिस्कस करूंगा आइसो ग्रुप की। आइसो ग्रुप क्या होते हैं समझते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोइंग स्ट्रक्चर। H3C CH CH3। ठीक, बी पार्ट देखते हैं। When 2 methyl group, when 2 methyl group are attaches to same carbon atom, attaches to same carbon atom। 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा सेम कार्बन एटम से, तो उसको हम लोग आइसो ग्रुप कंसीडर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आइसो ग्रुप क्या होता है। तो H3C, जैसे C देखिए 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है कि नहीं सेम कार्बन एटम से। मिथाइल किसको बोलते हैं, तो H3C को हम लोग मिथाइल बोलते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1।
CN, यानी एक कार्बन ले लिया, उसके बाद 2 × 1 + 1 क्या हो गया 3, तो इसको क्या बोलते हैं मिथाइल। तो क्या बोला है कि व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप आर अटैचेस टू सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसी को हम लोग आइसो ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है सेम कार्बन एटम से, तो उसको हम लोग आइसो ग्रुप बोलेंगे। जैसे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये देखिए, मैंने देखिए 2 मिथाइल ग्रुप अटैचेस टू द सेम कार्बन एटम, तो इसको भी क्या बोलेंगे आइसो ग्रुप। ठीक, अब रहा बात इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले तो हम लोग आइसो लिख देंगे, शुरू में हम लोग क्या करेंगे आइसो लिख देंगे, उसके बाद काउंट करेंगे कितने कार्बन है। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि 3 कार्बन है, 1 2 3। तो जानते हो कि एक कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे प्रोप। तो आइसो प्रोप लिख के रुक जाएंगे, उसके बाद YL लास्ट में लगा देंगे, तो आइसो प्रोपाइल। क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइलिक ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये तुम्हारा इस फॉर्मूला में सेटिस्फाई कर रहा है, इसी कारण हम लोग YL कंसीडर किए हैं, क्योंकि इस जनरल फार्मूला में ये अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, शुरू में हम लोग क्या करेंगे आइसो लिख देंगे, उसके बाद कार्बन काउंट करेंगे कितने हैं, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूटाइल, तो ब्यूट बोलते हैं। लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे YL लिख देंगे। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप लोग आइसो ग्रुप छट से पता कर लेंगे। जैसे देखिए, ये तुम्हारा Y के फॉर्म में लिखा होगा, समझिएगा, Y के फॉर्म में आइसो ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एक कार्बन हो गया, यहाँ एक कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो और यहाँ कार्बन है। ठीक है, तो ये देखिए 2 कार्बन यानी 2 मिथाइल ग्रुप अटैचेज है कि नहीं सेम कार्बन एटम से। ठीक, तो 2 मिथाइल ग्रुप आर अटैचेज टू द सेम कार्बन एटम, दैट इज आइसो ग्रुप। तो ये आइसो ग्रुप है कि नहीं। जैसे देखिए, यहाँ भी 2 कार्बन अटैच है, यानी Y के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ऐसे देखिए, ऐसे दिखो, Y के फॉर्म में दिखा, ये भी Y के फॉर्म में दिख रहा है, यानी Y के फॉर्म में जहाँ भी आपको दिख जाए उसको आप लोग आइसो ग्रुप कंसीडर करेंगे। ये आप लोग ट्रिक नोट कर लीजिएगा। जैसे एक और आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ये देखिए C ऐसे ऐसे कर दिए। ठीक, तो देखिए ये Y के फॉर्म में दिख रहा है, Y के फॉर्म में दिख रहा है, ये Y के फॉर्म में दिख रहा हो तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंटाइल, तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसो पेंटाइल। आई थिंक आप लोगों को आइसो ग्रुप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे नियो ग्रुप की ओर। नियो ग्रुप में होता क्या है कि व्हेन अ 4 कार्बन एटम इज attaches to same carbon atom, when a 4 carbon atom attaches to the same carbon atom is known as neo group, इसको हम लोग नियो ग्रुप जैसा कंसीडर करेंगे। जैसे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय flowing way। जैसे देख लो C
सी सी, यानी देखिए 4 कार्बन अटैच है कि नहीं, 4 कार्बन अटैचेज है सेम कार्बन एटम से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियो ग्रुप। यानी 4 कार्बन अटैचेज होगा सेम कार्बन एटम से, 4 मतलब 4 मिथाइल ग्रुप अटैचेज होगा सेम कार्बन एटम से, तो उसको क्या बोलेंगे, नियो ग्रुप। तो 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, नियो पेंटाइल। शुरू में क्या लिखेंगे, नियो, उसके बाद काउंट क्या करेंगे, 5 कार्बन, जितना कार्बन है उतना काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, YL, तो नियो पेंटाइल। तो आई थिंक नियो ग्रुप क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या होते हैं कि 4 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है एक कार्बन से, यानी सेम कार्बन एटम से 4 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियो ग्रुप। और आइसो ग्रुप क्या होता है कि 2 मिथाइल ग्रुप अटैचेज होता है सेम कार्बन एटम से। और भी एग्जांपल इसका देखना हो तो देख लो। देखो 4 मिथाइल ग्रुप अटैचेज है सेम कार्बन एटम से, 4 मिथाइल ग्रुप अटैचेज है सेम कार्बन एटम से, तो उसको क्या बोलेंगे, नियो ग्रुप। अब रहा बात, शुरू में क्या लिखेंगे, नियो, जैसे कि मैंने बोला था। उसके बाद क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इस बार, तो 6 कार्बन को क्या लिखते हैं, हेक्स। हेक्स लिखने के बाद क्या बोलेंगे, हेक्स लिखने के बाद YL लास्ट में लगा देंगे, तो नियो हेक्साइल। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को नियो ग्रुप क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आप लोगों को नियो ग्रुप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे टर्सरी ग्रुप की ओर। तो टर्सरी ग्रुप क्या होता है, तो व्हेन ए 3 अल्काइल ग्रुप सिमिलर या डिसिमिलर, सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है, सिमिलर या डिसिमिलर। ठीक, व्हेन ए 3 अल्काइल ग्रुप सिमिलर या डिसिमिलर अटैचेस टू सेम कार्बन एटम, attaches to same carbon atom, it is considered as नियो ग्रुप। It is represented by flowing structure. It is represented by flowing structure। ये रिप्रेजेंट होता है फ्लोइंग स्ट्रक्चर में। जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल, C C C C। ठीक, ठीक है, सी सी सी। एक और एग्जांपल ले लेते, देखिए तो 3 कार्बन अटैचेज है सेम कार्बन एटम से, तो इसको हम लोग टर्सरी ग्रुप बोलेंगे। सिमिलर, सारा अभी सिमिलर अटैच है, आप लोग डिसिमिलर भी अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं अटैच करता हूँ सी 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 सी। ठीक, तो देखिए ये तुम्हारा इथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल, 3 कार्बन अटैचेज है बट डिसिमिलर है, तो इसको हम लोग टर्सरी ग्रुप बोलेंगे। ठीक, सेम कार्बन भी हो सकता है, सॉरी सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। सेम अल्काइल ग्रुप या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अगर सेम कार्बन एटम से अटैचेज है, अटैचेज टू सेम कार्बन एटम 2, तो वो कंसीडर होगा नियो ग्रुप जैसा, तो कंसीडर होगा नियो ग्रुप जैसा। ठीक, तो इसको हम लोग अब लिखेंगे कैसे,
तो लिखने का तरीका आप लोग टर्सरी को टॉट भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग टॉट बोलते हैं, ठीक है, टॉट, टॉट बोल सकते हैं। तो कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो टॉट, टॉट ब्यूटाइल, टॉट ब्यूटाइल। और इसको क्या बोलेंगे, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो टॉट पेंटाइल। तो टर्सरी ग्रुप को समझना बहुत आसान है कि व्हेन ए 3 अल्काइल ग्रुप सिमिलर या डिसिमिलर अटैचेज टू द सेम कार्बन एटम, यानी सेम कार्बन एटम से अटैचेज होगा 3 अल्काइल ग्रुप, वो भी सेम या डिसिमिलर, सेम भी हो सकता है डिसिमिलर भी हो सकता है, सेम कार्बन एटम से अटैच है, तो उसको हम लोग टर्सरी ग्रुप बोलेंगे। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोइंग स्ट्रक्चर से, जैसे कि ये देखिए 3 अल्काइल ग्रुप अटैचेज है सेम कार्बन एटम से, तो इसको हम लोग टॉट बोलेंगे। डिसिमिलर यहाँ पे एटम अटैच है, तो उसको हम लोग भी टॉट एज ए कंसीडर करेंगे, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग सेकेंडरी ग्रुप की ओर। सेकेंडरी ग्रुप में बच्चे, सेकेंडरी ग्रुप और आइसो ग्रुप में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आइसो ग्रुप में भी 2 अल्काइल यानी 2 अल्काइल ग्रुप अटैचेज होता है सेम कार्बन एटम से, तो वहाँ पे सेम अल्काइल ग्रुप अटैचेज होता है। बट यहाँ पे डिसिमिलर अल्काइल ग्रुप अगर अटैचेज हो सेम कार्बन एटम से, तो उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रुप बोलेंगे। जबकि वहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप वो भी सेम होना चाहिए, मिथाइल है तो मिथाइल होना चाहिए, और सेम कार्बन एटम से अगर अटैचेज हो तो तब उसको आइसो बोलेंगे। आइसो और सेकेंडरी में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को, तो मैं डिफरेंस बता देता हूँ। तो सी 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 सी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे डिसिमिलर अल्काइल ग्रुप अटैचेज है, यहाँ पे इथाइल और एक मिथाइल है, इथाइल और मिथाइल अटैचेज है सेम कार्बन एटम से, तो उसको हम लोग सेकेंडरी कंसीडर करेंगे। अगर इसी में अगर सेम 2 मिथाइल ग्रुप अगर अटैचेज है सेम कार्बन एटम से, तो उसको हम लोग आइसो कंसीडर करेंगे। तो ये आइसो ग्रुप होगा, जबकि ये सेकेंडरी ग्रुप होगा। ये दोनों में डिफरेंस आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आइसो ग्रुप अगर 2 मिथाइल ग्रुप से अटैचेज है, यानी सेम मिथाइल हो सकता है या इथाइल हो सकता है, दोनों सेम होने चाहिए, और वो एक सेम कार्बन एटम से अटैचेज है, तो उसको आइसो कंसीडर करेंगे। अगर दोनों अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैचेज हो सेम कार्बन एटम से, तो उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रुप कंसीडर करेंगे, ना कि आइसो ग्रुप। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे।